तो दिस इज़ द MCQ सेशन जो कि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। हमने इंडियन इकॉनमी के जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनके लिए हम MCQs करेंगे और आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि जो आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा बहुत सारे और जो है कॉन्सेप्ट्स आपको MCQs के थ्रू क्लियर हो जाएंगे और रिविजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल और फिर हायर लेवल की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का दैट इज इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय, क्योंकि इंडिया एक टारगेट रखता है अपनी जो इंडियन इकॉनमी है उसके लिए डिफरेंट टारगेट्स रखता है कि हमें कब क्या अचीव करना है। बहुत सारे अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स भी इंडिया ने लाए कि हमें कब तक क्या क्या अचीव करना है। तो अगर हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात बार बार हो रही थी और 5 ट्रिलियन इकॉनमी की अगर हम बात करेंगे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2019 में बोला था कि जो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो ड्रीम है वो हम बाय 2024 अचीव करेंगे। सो 2024 का बोला था, 2024 का बोला था और उसके बाद फिर कोविड भी आया, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये इनने बोला था। ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में एनविजन किया था मेकिंग इंडिया $5 ट्रिलियन इकॉनमी एंड अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बाय 2024। विद दैट टारगेट इंडिया वुड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और रिसेंटली अगर हम देखेंगे इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन भी गई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमने जब फीचर्स पढ़े इंडियन इकॉनमी के उस टाइम मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि और इंडिया का कौन सा किस तरह की इकॉनमी है, मैंने आपको बताई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और जो इंडिया की इकॉनमी है वो है मिक्सड टाइप, है ना, मिक्सड टाइप इकॉनमी है। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मिक्सड इकॉनमी मीन्स, मिक्सड इकॉनमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, क्या होता है मतलब? वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ हमने पढ़ा है। मिक्सड इकॉनमी का मतलब है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। सो यस, वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर जो एक इंडिविजुअल भी सेटअप कर सकता है, बिजनेस भी, यूनिट भी सेटअप कर सकता है। इसका मतलब है, मैंने आपको समझाया था कि जो अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे डिफरेंट तरह की इकोनॉमीज होती है। कुछ इकोनॉमीज, कुछ कंट्रीज जहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा चलती है, जैसे यूएस में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा चलती है। ऐसे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, सोशलिज्म चलता है, कम्युनिज्म चलता है। ठीक है, लेकिन इंडिया ने दोनों के स्ट्रेंथ्स को देखा कि कैपिटलिज्म में क्या अच्छाई है और सोशलिज्म में क्या अच्छाई है, उन दोनों को स्ट्रेंथ्स को मिक्स किया, तो उसको हम मिक्सड मॉडल बोलते हैं। कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी है, गवर्नमेंट की भी गाड़ियाँ होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चलता है, गवर्नमेंट के भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, और गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है प्राइवेट सेक्टर को भी। ठीक है, सो इसका मतलब है वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. You can see the explanation here. A mixed economy is variously defined as an economic system blending elements of market economy. मार्केट इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? कैपिटलिज्म को, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा ये होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होती है, जिसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। और सोशलिज्म, जहाँ पे कैपिटलिज्म भी हो और सोशलिज्म भी हो। सोशलिज्म का मतलब है जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर ही सारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है? मिक्सड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे फिर से, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे है, तो यहाँ पे बार बार ये क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमी इज, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्सड इकोनॉमी है। और कैपिटलिज्म में उसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, है ना, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। क्योंकि अब कैपिटलिज्म में ये होता है, वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज है, वो ज़्यादातर कैपिटलिज्म की ओर ही है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करेंगे, ये ज़्यादातर कैपिटलिज्म को भी उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि
दे सकते हैं मगर उनके कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज्ड आइटम्स देनी पड़ती हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें अपने अंडर भी रखनी पड़ती हैं सो दैट कि जो लोग एफर्ड ना कर पाए, क्योंकि प्राइवेट में आप जाओगे आप गाड़ी तब लोगे जब आपके पास पैसे होंगे, आप प्राइवेट स्कूल में आप तब दाखिला मिलेगा जब आपके पास पैसे होंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई एफर्ट नहीं कर पाता उनको वो मिलना चाहिए, जैसे हेल्थ सेक्टर है, आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसके लिए, या हमारा एजुकेशन सेक्टर है जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। Which of the following is the main characteristics of Indian economy? फिर से ये mixed economy, right? Okay. It will be true to classify India as, अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इंडिया को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इंडिया में इनमें से कौन सा फीचर है? क्या ये फूड डेफिसिट कंट्री इकोनॉमी है, क्या ये लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है? हाँ, बट यहाँ पे तो वो ऑप्शन है नहीं, बताए। वेरी गुड, एक्सलेंट। हाँ देखो, डेफिसिट का मतलब होता है जहां पे किसी चीज की कमी हो, जो चीज आगे लगा हो, जैसे फूड डेफिसिट, मतलब ये बोलता है फिर इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जहां पे फूड डेफिसिट है। लेकिन मैंने आपको बताया था, परसों हमने पढ़ा था 1960s के अराउंड यहाँ पे फूड क्राइसिस हो गई थी, और फिर उसके जब हमने पढ़ा था वो प्लान्स पढ़े थे, 5 ईयर प्लान जब फेल भी हुआ था, यहाँ से वॉर्स भी होती, फिर 1960 अराउंड क्या हुआ था? ग्रीन, वेरी गुड, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? स्वामीनाथन, है ना। और उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया था? इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया गया था, सीड्स, हाइब्रिड सीड्स को बढ़ाया था, फर्टिलाइजर्स को, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, उससे क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा सरप्लस आ गया हमारी फूड आइटम्स में, स्पेशली द राइस एंड व्हीट, ठीक है। तो इंडिया एक फूड डेफिसिट इकोनॉमी ऐसा नहीं है, हमने बहुत ज्यादा हम आगे गए हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, अगर हम कैपिटल सरप्लस की बात करेंगे, मतलब कैपिटल में भी जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल है, इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो ट्रेड सरप्लस अगर हम बात करेंगे ना, ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि एक्सपोर्ट बहुत करता है इंडिया, नहीं, एक्सपोर्ट तो उतना नहीं है। आप देखोगे मेजॉरिटी, अब मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूंगी, हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, वहां पे एक ट्रेड ब्लॉक बना था, आरसेप जिसको हम बोलते हैं, है ना। इंडिया ने उसमें, रिसेंट न्यूज में था, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं ज्वाइन किया? इंडिया ने इसको बोला गया कि इंडिया, IMF ने भी बोला था कि आपको ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन अगर ये उसमें ज्वाइन करता, कोई भी ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन करने का मतलब होता है ना, दो तरफा इसको ओपन रखना, ठीक है। अब उसका मतलब है कि आपको उन कंट्रीज का मार्केट एक्सेस मिल रहा है और उन कंट्रीज को आपका मार्केट एक्सेस मिल रहा है, आप एक्सपोर्ट फ्रीली कर पा रहे हैं, और बहुत सारी टैरिफ को हटाया गया है और वो भी एक्सपोर्ट अच्छे से कर पा रहे हैं। इंडिया ने बोला अगर मैं आरसेप में ज्वाइन करूंगा, वहां पे चाइना भी है और ये 10 कंट्रीज है और बाकी 5 कंट्रीज भी है मेरे बगैर, अगर मैं वो 15 कंट्रीज का वो ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन करूंगा, वो कंट्रीज को ज्यादा एक्सेस मिलेगा मेरे मार्केट में, और इंडिया में मार्केट बहुत है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बोला कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, उन पे असर पड़ेगा। क्यों? उनकी चीजें ना वो बहुत सस्ती है, हमारी चीजें बहुत कॉस्टली बनती है उनके कंपैरिजन में, तो उन्हें बोला कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हर्ट हो जाएंगी, इस वजह से इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। दूसरी बात, उसने बोला कि अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, वहां पे तो चाइना भी है, वहां की कंट्रीज प्रेफर करेंगे चाइनीज गुड्स, इंडियन गुड्स अब बिट उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इसीलिए इंडिया ने वहां पे ज्वाइन नहीं किया। सो दैट मीन्स ये भी सही नहीं है। हाँ, क्या लेबर सरप्लस इकोनॉमी है? हाँ, यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखेंगे, वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप। वर्किंग एज ग्रुप मतलब बहुत यंग पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिकल नहीं है उनमें, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या आएगा फिर? इट इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। और मैंने आपको बोला, ये भी एक बात बोली थी कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में इस बार सबसे हाईएस्ट 129.1 बिलियन US डॉलर्स क्या मिला इंडिया को? रेमिटेंस मिला। रेमिटेंस क्या होता है? जहां पे हमारे बाहर लोग होते हैं, वो काम करते हैं, जब वो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट किसी कंट्री को इस पिछले कुछ सालों से तो इंडिया को सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन इस बार इसको सबसे हाईएस्ट मिला 190
$129.1 बिलियन US इसको रिमिटेंसेस मिले। और अगर हम बात करेंगे, क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वो आता है सर्विस सेक्टर में। हमारी जो वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं ना, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स है, इंजीनियर्स है, उनको जो वहाँ पे किया जाता है, किस बदले में? सर्विस के बदले में। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करेंगे, इंडिया का ज़्यादातर डेफिसिट रहता है। अगर हम इंडिया और चाइना का ट्रेड देखेंगे, इंडिया का डेफिसिट है चाइना के साथ। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, लेकिन हमारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा नहीं बिकती है। हाँ, तो समझ आई बात, इसका मतलब क्या होता है? ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, इंडिया इज क्लासिफाइड एज लेबर सरप्लस इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इट इज large population and with an unlimited number of workers willing to work at a subsistence wage. India is projected to have skilled labor surplus of this around by 2030। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लाई है, जैसे स्किल इंडिया मिशन लाया है, ठीक है, वो हाँ स्किल प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविजन है, यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन स्किल नहीं है। Okay, next question. An underdeveloped economy is generally characterized by, मैंने परसों आपको लिखा था एक जो underdeveloped economy होती है या developing economy, उसके characteristics क्या होते हैं। अब देखो, low per capita income, low rate of capital formation, low dependency ratio, workforce largely in the tertiary sector, ठीक है। तो इनमें से आप बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ बिल्कुल, लो पर कैपिटा इनकम तो आएगा, मैंने आपको ये लिखाया था, क्योंकि अगर हम देखेंगे ग्रोथ हो रही है, लेकिन हर एक पॉपुलेशन की वो इनकम नहीं बढ़ रही, लो पर कैपिटा इनकम है। और मैंने आपको पढ़ाया था हमारी जो नेशनल इनकम क्या थी, नेट नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और उसको हमने डिवाइड किया था बाय शाबाश टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो हमें क्या आया था, पर कैपिटा इनकम आया किया था हमने ये। हाँ, तो ऑब्वियसली लो पर कैपिटा इनकम होगी जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑब्वियसली हो सकती है। अब वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्शरी सेक्टर, नहीं जो ग्रो, हाँ वेरी गुड, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर, लो पर कैपिटा इनकम एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटा इनकम, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखो। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हो रही है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन बैकवर्ड एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंस हो, लेकिन वो बैकवर्ड एग्रीकल्चर हो। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रही है। हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लो लेवल्स ऑफ लिविंग, हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी इलिटरेसी, है ना। और टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जहाँ पे होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ही मानी जाएगी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जहाँ पे आबादी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उतना नहीं बढ़ रहा है, इलिटरेसी जहाँ पे है, जहाँ पे ज़्यादा ये बैकवर्ड एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उसी को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लो डिपेंडेंसी रेशियो एंड वर्कफोर्स लार्जली इन द टर्शरी सेक्टर, ये डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स है। समझ आई बात, ये दो डेवलप्ड इकोनॉमी के फीचर्स है। क्योंकि जितना ज्यादा टर्शरी सेक्टर ग्रो हो जाएगा, जितने ज्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में होंगे, ऑब्वियसली उतनी ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी। टर्शरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम शाबाश, और सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। वेरी गुड। Which of the following correctly explains that India is an underdeveloped economy? इनमें से क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडिया एक अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी है? वेरी गुड, शाबाश। मैंने आपको बोला भी था ये प्रॉब्लम है अभी इकोनॉमी में। बताइए क्या क्या आएगा इसमें। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसमें, हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला था जो हमारा
1% रिच लोग हैं वो उनकी इनकम 22.2% सिर्फ उन्हीं की है, और जो टॉप रिच पर्सन है वो 40% वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। अच्छा, स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, क्या लगता है आपको? ये भी आएगा। एक सेकंड, अच्छा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, हाँ ऑब्वियसली डिपेंड बहुत ज़्यादा। स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसमें थोड़े से ये जो है ना ऑप्शंस थोड़ा इधर उधर देखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में क्या है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और देखो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो भी है, स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम भी है, और ये हमें दिखाता है इंडिया जो एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी है। While change in banking and financial sector is not among the characteristics of underdeveloped economy, और वैसे underdeveloped economy की characteristics ये नहीं है, और इंडिया ने भी बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, क्योंकि जो हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज आ रही है, बहुत ग्रो हुआ होगा, ऑब्वियसली वो अंडरडेवलप्ड नहीं होगा। निकालनी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन अ डेवलपिंग कैटेगरी। ये भी मैंने आपको अलग से लिखाया था, डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं। वेरी गुड, हाँ ये भी हमने लिखा था, जो पहला ऑप्शन है ये भी मैंने आपको उसमें लिखाया था कि ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर, और आपको पता है अभी भी इस साल की अगर हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेटली 16% जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट हुआ फ्रॉम एग्रीकल्चर, लेकिन अभी भी ये 42.4% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है ऑक्यूपेशन के हिसाब से। अच्छा, क्या डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है? डिसग्यूज्ड, अच्छा अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाला नहीं पढ़ा। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे फैमिली मेंबर्स 5 है, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे थे हॉस्टल में, अब आप घर गए हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे 5 मेंबर से आप 6 अब आप समय 6 हो गए, तो वो 5 वर्कर्स आपको, या उनमें से 4 कर रहे थे काम फील्ड्स में, अब आपका छोटा भाई नहीं जाता था, अब आप घर गए, उसने बोला चलो हम भी जाएंगे फील्ड्स में काम कर, आप भी गए वहाँ पे, तो अब आप 2 भी ऐड हो गए, 6 हो गए, आउटपुट फिर भी उतना ही निकला। तो इसको हम बोलते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की जरूरत भी नहीं है ना उतने काम करने वाले, तो आउटपुट फिर भी उतना ही। अगर 8 लोग काम करेंगे फिर भी उतना आउटपुट, अगर 10 लोग करेंगे फिर भी उतना आउटपुट। आपने देखा होगा ना एग्रीकल्चर में जब होता है ना, सारे घर वाले ही लगे होते हैं उसमें, है ना, उतनी जरूरत भी नहीं होती, लेकिन वो जाते हैं सब लोग उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, फिर एग्रीकल्चर के साथ ही वाबस्ता है, उसी को हम बोलते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इंसान, मतलब इंसानों की स्किल्स की ज्यादा है, या यहाँ पे हाईली स्किल्ड है या कम स्किल्ड है ना, पुअर ही है। वेरी गुड, पुअर ही है। हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, इसको हम अगर हाई पर कैपिटा इनकम भी हो गया, ये हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स भी हो गया, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज की होता है ना, तो ये नहीं हम ले सकते चौथा वाला। तो ऑब्वियसली इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको रिवीजन होता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो पहले 3 जो है ऑप्शन डी, विच आर द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन अ डेवलपिंग कैटेगरी। इनमें से कौन से फीचर्स इंडिकेट कर रहे हैं? तो वैसे डेवलपिंग इकोनॉमी कौन से फीचर्स आप इंडिकेट करेंगे? यही वाली, ये तो अच्छा है ना, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेनली आप एग्रीकल्चर के डिपेंड हुई, दिस नॉट अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, आपको उतना नहीं मिलेगा वहाँ पे इनकम। और दूसरा डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है हमें डेवलपिंग इकोनॉमी है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये भी तो पॉजिटिव साइन नहीं है ना। तो अगर हायर पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन, हम ये एक अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट शो दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन डेवलपिंग कैटेगरी। ये 3 आगे पहले वाले 3 शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बोलना है डेवलपिंग इकोनॉमी कौन शो कर रहा है, डेवलप्ड नहीं बोल रहा है,
हाँ, उसके बाद पहले आता है अंडर डेवलप्ड, उसके बाद आता है डेवलपिंग, उसके बाद आता है डेवलप्ड, ठीक है। तो फोर्थ वन इज अ पॉजिटिव साइन, सो ये हमें शो करेगा अच्छा वाला, डेवलपिंग से भी आगे, राइट। इतना क्लियर हुआ? ये फीचर्स हमने लिखे भी थे। सो ऑप्शन डी आप देख सकते हो, द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग कैटेगरी, ये सारे फीचर्स है, लिखाए भी थे मैंने। एक क्या क्या फीचर हमें दिखाता है ये डेवलपिंग, क्योंकि पहले आता है अंडर डेवलप्ड, फिर डेवलपिंग, फिर डेवलप्ड। अब देखो, एक तो लो पर कैपिटा इनकम जहां पे होगी, ठीक है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, खासकर ऑक्यूपेशन के लिए जहां पे बहुत ज्यादा डिपेंड होंगे एग्रीकल्चर। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर पॉपुलेशन है क्या इंडिया में? हाँ है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑब्वियसली हाई लेवल नहीं है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जहां पे होगी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, है ना। मार्केट इम्परफेक्शंस, क्योंकि जहां पे मार्केट परफेक्ट होगा वही अच्छा होता है। परफेक्ट मार्केट मतलब आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट मिल रहा है, आपको जहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है ना, प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में क्या आपको हो रहा है? आपको एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आपकी, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट हो गया जब 2-4 लोग ही ग्रैब करेंगे मार्केट को। परफेक्ट मार्केट हो गया जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले यहाँ पे डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन ये थी, कंपनीज थी, जैसे एयरसेल, आपको याद होगा एयरसेल था, वोडाफोन था, रिलायंस था, एयरटेल था, बीएसएनएल था। लेकिन क्या हुआ फिर? पहले जियो ने क्या किया? फ्री रखा, सो दैट के सारे उड़ गए। फिर ऐसा हो गया अचानक से आपको पे करना पड़ा, अब सबने जियो लिया है, बाकी तो कंपनीज उसके सामने रुक ही नहीं पाई, ठहरे, वो तो हो गई, वो उन्हें बिजनेस ही बंद कर दिया। अब आपके पास अगर जियो 1 ही रुपया भी इंक्रीज करता है, वो कितना इंक्रीज होता है उनके, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आप तो आए रोज थोड़ी सिम चेंज करेंगे, है ना, तो आप तो करना ही पड़ता। सो दिस इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, राइट। अच्छा, लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एन एवरेज इंडियन, तो जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम देखते हैं हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन और इनकम, ठीक है। अब अगर उस हिसाब से एवरेज इंडियन की देखेंगे तो वो कम ही है, ठीक है। सारे समझ आए सारे फैक्टर्स? ये हमने सारा पढ़ा था, इससे आपको सारा रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन बैच में भी ज्वाइन करना चाहेगा हमें, वो कर सकता है। हमारी ऐप है रूट्स की, और अभी एसएसबी का भी ऑनलाइन हमारा बैच चल रहा है, ओके। अच्छा, फिर से द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी का? प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, लो पर कैपिटा इनकम, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए, वेरी गुड, ये तो है फीचर। आपको डोमिनेट, आप उस पे एग्रीकल्चर ही ज्यादा इस पे आप बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। जैसे ऑक्यूपेशन के लिए आप बहुत ज्यादा डिपेंड है, अभी भी एग्रीकल्चर ही हमारा बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन में, मैंने आपको बोला, कंट्रीब्यूट कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? ये एक, अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है, हाँ वेरी गुड, जो इंडियन इकोनॉमी की हमारी प्रॉब्लम है ना, वो यही है। यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री जो है ना, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम यही है। क्यों? इंडियन इकोनॉमी ने क्या किया, यूजुअली क्या होता है, इन जो इकोनॉमी होती है ना, जैसे प्राइमरी सेक्टर होता है जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, इकोनॉमी जाती है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, उसके बाद चली जाती है सर्विस सेक्टर की ओर। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी ने जंप किया एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, इसको हम मिसिंग मिडल भी बोलते हैं। जो मिडल में ये सेकेंडरी सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये मिस हो गया। इसमें जो अभी भी हम देख सकते हैं
जो है बिलो 20% कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी की ओर, जो कि बहुत कम है। अब दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी, जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पे जॉब सिर्फ किनको मिल रहे हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं। जैसे सर्विस सेक्टर का मतलब होता है एजुकेशन, क्या कोई अनपढ़ पढ़ा सकता है ना। इसमें होता है हेल्थ, कोई डॉक्टर जो होगा उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अब लाइसेंस के बगैर कोई ड्राइवर गाड़ी चला सकता है। अब इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सारा किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। और इसमें जितने भी लोगों को जॉब मिलेगी वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, दे विल बी स्किल्ड पर्सन। सो दिस सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर गिव जॉब्स to only skilled person, not to the semi skilled और unskilled person। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे यहाँ पे सबको मिलता है, अनस्किल्ड को भी मिलता है, सेमी स्किल्ड को भी मिलता है और स्किल्ड को भी। और जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा, अगर हमारा इंडस्ट्रियल बूस्टअप हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को जो सेमी स्किल्ड होंगे और स्किल्ड होंगे सबको जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसको मिसिंग मिडल बोलते हैं। इसीलिए इंडिया में क्या होता है, सर्विस सेक्टर की वजह से हमें ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना भी सिखाया। हमारा नेशनल इनकम इसलिए ग्रो हो रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर से बाहर से बहुत पैसे भी आ रहे हैं, हमारा सर्विस सेक्टर यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो ग्रो उस हिसाब से नहीं हो रहा है और हमारे एक्सपोर्ट्स भी उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक और स्कीम चलाई थी, मेक इन इंडिया, है ना। तो इसी वजह से टू बूस्ट द सर्विस दिस सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो ऑप्शन सेकंड नहीं आएगा, है ना। इंडियन इकोनॉमी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप नहीं हुई है अभी ज़्यादा। तो सेकंड ऑप्शन जहाँ पे भी होगा एलिमिनेशन मेथड से, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन थर्ड विल बी आंसर, दिस ऑप्शन 4 डी पार्ट विल बी द आंसर। समझ आया? This is the explanation. Industrial dominance is an indication of developed economy. As India is a developing economy, so industrial dominance is not one of its characteristics. Rest other indications are characteristics of Indian economy. ये टॉपिक ही बेसिकली मैंने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स पे लाया है MCQs। Indian economy is characterized as backward economy, developed economy, developing economy, underdeveloped economy. Very good. It's characterized as developing economy. So option C here is the right answer. Indian economy is developing economy. और developing economy क्या होता है? A change in the framework of production, forms of production, also the goods produced related, social relations also change. तो developing मतलब ये development की ओर जा रहा है, process में है, बहुत सारी चीजें change हो रही है, technological innovations हो रही है, different चीजें हो रही है। Which of the following is a non-economic element in the growth of the country? अब इनमें से non-economic element कौन सा होगा? Very good, social behavior, है ना। Capital resources, कैपिटल रिसोर्सेज इकोनॉमिक है, आपके पास जितने पैसे होंगे उतनी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज भी आपको खरीदने पड़ेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज की भी एक ठीक ठाक कीमत होती है। अब देखो सोशल बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना हमारा सोशल बिहेवियर ठीक रहेगा उतने क्राइम्स कम रहेंगे, उतनी हमारी हेल्थ रिलेशंस रहेंगी, इतना मेंटल सेटअप ठीक रहेगा। तो सोशल, लेकिन ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of the second generation of economic reforms identified by the government? Basically क्या होता है, अगर आप देख सकते हैं ऑयल सेक्टर रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स, रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, इनमें से अगर आप देखेंगे ना, जो लीगल सिस्टम है ना वो जुडिशरी में आता है, वो इकोनॉमी में नहीं आएगा। बाकी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, लीगल सिस्टम, है ना। Indian model of development ensures interest of person, state and person both, none of the above. Both, very good, क्योंकि हमारा मिक्सड मॉडल है। यहाँ पे स्टेट का भी इंटरेस्ट, पर्सन का। अगर कोई इंडिविजुअल आना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम, ही कैन डू इट, बट अंडर द रेगुलेशन of under the rules and regulations of government. And yes, government also works in different areas and it provides goods and services to the citizens. जैसे for example health है, education है, transportation है. So yes, option C here is the right answer.
ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा किस पे, दिस वाज ऑन द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हुआ। जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, मिक्सड मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। और आपको पता है यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम लो है अभी, तो कुछ जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वेल्थ में भी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।